1594th episode of नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात, महाराष्ट्र के वोटर के साथ, वोटर के मन की बात आज आपको पहुंचाने की कोशिश राज की बात कर रहा है। एक सीधा सवाल, आपने 2019 में जो वोट दिया, महानगर पालिका के इलेक्शन, विधानसभा के इलेक्शन और लोकसभा के इलेक्शन, क्या आपके वोट को, पहली बात, आप कितना मूल्यवान समझते हैं? दूसरा, क्या आपके वोट की रिस्पेक्ट रखी गई, की इज्जत रखी गई? और आपने जिनको भी वोट दिया है, क्या आप उनसे खुश हैं या नहीं? बात करने के लिए आज मेरे साथ इन्हीं सवालों के जवाब देंगे एक वोटर जिनका नाम है प्रभात अग्रवाल जी। प्रभात जी नमस्कार। नमस्कार। आप आम आदमी पार्टी के एक नेता हैं, एक अच्छे प्रवक्ता हैं, इसलिए आज आपसे, और पब्लिक के साथ एक अलग किस्म का जुड़ाव है आपका, इसलिए आज ये आपसे बहुत सीधी बात करूंगा, सीधी बात पूछूंगा। आप एक वोटर भी हैं, आज एक राजनीतिक से जुड़ी हुई एक पार्टी के कार्यकर्ता के स्वरूप जवाब मत दीजिएगा, एक आम नागरिक, एक आम वोटर, एक आम भारतीय के और महाराष्ट्र के और नागपुर के सिटीजन के होते हुए जवाब दीजिएगा। क्या आप, एक वोटर का मन क्या कह रहा है? प्रभात अग्रवाल का मन की बात क्या है? वोटर के मन की बात क्या है? वोटर जो है आज नागपुर में हम लोग देख सकते हैं, सिर्फ एक महिला, एक पुरुष या तृतीय पंथ, या साथ ही साथ में हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक ही ये वोटर है। वोटर हमारे यहाँ वो भी है जो ठेला खींच रहा है, वोटर हमारे यहाँ वो भी है जो रिक्शा चला रहा है, वोटर वो भी है जो 10 करोड़ 15 करोड़ के बंगले में रह रहा है, वोटर वो भी है जो व्यक्ति मांग के खा रहा है। दो पैरों पर चलने वाला व्यक्ति, चाहे वो कोई भी जाति धर्म जमाती का व्यक्ति हो, वो वोटर है। हमें ये देखना है कि 2014 के बाद का, जैसे आपने सवाल किया, जिन्होंने विधानसभा में वोट दिया, जिन्होंने नगर पालिका में वोट दिया, जिन्होंने लोकसभा में वोट दिया, इन चुनाव के अंदर में इन लोगों को के साथ में क्या वाकई में न्याय हुआ? बीते 9 साल के अंदर में, ठीक है, मैं किसी भी राजनीतिक दल को टारगेट करते हुए हम बात नहीं करेंगे, पर जो वोटर के साथ में जो हो रहा है, आज वोटर, हम लोग भी जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ठीक है, पर पिछले 75 सालों में अलग अलग राजनीतिक दल के लोग आए, अलग अलग राजनीतिक दलों की पार्टियों सत्ता में रही, उन सत्ताओं में उन लोगों के रहते हुए जैसे जैसे हम देखते जा रहे हैं, जैसे जैसा इस देश का लोकतंत्र आगे बढ़ते जा रहा है, हम लोग बड़े घमंड के साथ कह रहे हैं कि 75 साल हो गए इस लोकतंत्र को हमने संभालते हुए, पर इन 75 सालों में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वोटिंग परसेंटेज जो हमारे यहाँ होता है, ये वोटिंग परसेंटेज क्यों गिरता जा रहा है? 52%, 53%, ज्यादा से ज्यादा 55% महाराष्ट्र के अंदर में वोटिंग परसेंटेज होता है, चाहे नगर पालिका का इलेक्शन हो, विधानसभा का हो या लोकसभा का हो। तो इसका अर्थ ये है कि महाराष्ट्र का वोटर का कहीं ना कहीं लोकतंत्र के ऊपर से या ये चुनाव व्यवस्था के ऊपर से विश्वास उठते जा रहा है। वो विश्वास जो हमारे बुजुर्गों ने 75 साल पहले शुरुआती दौर के जो नेता रहे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से जनता के बीच में वो विश्वास हासिल किया था कि राजे रजवाड़ों के बाद में, इतने सालों की अंग्रेजों की गुलामी के बाद में इस देश के अंदर में जो लोकतंत्र आ रहा है, वो लोकतंत्र की बुनियाद इस तरीके से रखी जा रही है कि उसके अंदर में इन सालों से बीतते बीतते इतने साल जो हो चुके हैं, इतने सालों के अंदर में वो लोकतंत्र क्या उतना मजबूत हुआ है? और वो मजबूत नहीं हुआ है। इसी कारण से आज वोटर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जो उन्होंने सपने देखे थे, जो उन्होंने सोच रखे थे, आज एक बात मैं हमेशा एक शेर के माध्यम से कहता हूं कि हमारा जो लोकतंत्र है, इतने दिनों से जो चलता आ रहा है, उसको जो लोग जो है वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब ये ठगी के लिए जिम्मेदार कौन है? ये ठगी के लिए जिम्मेदार बाद के जो नेतागण आए, वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है।
लोगों का विश्वास उठ गया है। अब यह जो विश्वास उठ गया है, इसको वापस से स्थापित करना और वापस से उन चीजों को लेकर आना, ये बहुत कठिन है। आज अलग अनेकों प्रकार के नेता इस काम में लगे हुए हैं, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, वो काम करते हुए उन चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, पर उसके बावजूद भी आज हम लोग जब लोगों के बीच में जाते हैं तो हमें ये कहना पड़ता है कि जो पिछले नेताओं ने गलतियां किया उसकी सजा आप हमें मत दो, उनकी दिशा उनको देखकर हमें ये मत अंदाजा लगाओ कि हम भी वैसे हैं। परंतु उनका गुस्सा हमें भी फेस करना पड़ता है, उनका गुस्सा जो हमारे भी आंख पर आता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इतने सालों का जो गुस्सा है, जो मैंने बात कही कि कत्ल कुछ इस तरह हुआ हमारा किश्तों में कि कभी खंजर बदल गए तो कभी कातिल बदल गए। जो सपने देखे थे रात में हमारे बुजुर्गों ने, सुबह उठ के देखा तो वो सारे मंजर बदल गए। क्या बात। तो ये जो मंजर बदले हैं, बाप दादाओं ने तो सपने देख लिए, क्या इन्हीं आज के इस भारत के लिए कि जो हमें दो भारत दिखते हैं, एक इंडिया दिखता है, एक भारत दिखता है हिंदुस्तान के अंदर। इंडिया वो है जिसके अंदर में एक एलिट क्लास है। ठीक है, वो एलिट क्लास जिसको आईपीएल की चिंता है, बीपीएल में जो आदमी बैठा है उसकी चिंता नहीं। ठीक है, बीपीएल का आदमी वो जो कि इस देश का 90% व्यक्ति, लगभग 85 से 90% व्यक्ति जो कि गरीबी रेखा के नीचे में आता है। सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं उससे कोई अर्थ नहीं है। आप लोगों के बीच में जाइए, हम जब लोगों के बीच में जब जाते हैं, उनसे जब बातचीत करते हैं, तब ये समझ में आता है कि गरीबी की जो परिकाष्ठा है इस देश के अंदर में बहुत निम्न दर्जे तक के जा चुकी है। बहुत लोग इस स्थिति के अंदर में जीवन बिता रहे हैं कि उसका असर, पैसे का असर उनके पारिवारिक जीवन के अंदर में भी बड़े पैमाने में पड़ रहा है। हम लोग आज ये देखते हैं कि फेसबुक पे तो हमारे लाखों दोस्त है, लाखों फ्रेंड है। ठीक है, 5000 से ज्यादा दोस्त है, पर घर में भाई से भाई की बातचीत बंद है। अगर घर में भाई से भाई की बातचीत बंद है तो उसके ऊपर में सबसे बड़ा आधार क्या बनता है? वो आधार बनता है आर्थिक आधार, कि लोगों के पास में क्योंकि पैसा नहीं है, कमाई का जरिया नहीं है। लोगों के खर्चे जो बड़े हैं उसका मुख्य कारण महंगाई है, कि महंगाई इतनी हो गई है, और साथ ही साथ में महंगाई के साथ में जो चीजों के खर्चे पहले लोगों को नहीं लगते थे, शिक्षा व्यवस्था के लिए पहले खर्चा नहीं लगता था। हिंदुस्तान के आज के जितने भी बड़े नेता है, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स है बड़े बड़े, वो सरकारी स्कूलों में पढ़े। तो आज कोई भी ऐसी स्कूल हिंदुस्तान में बोला जाए, नागपुर के अंदर में, हम नागपुर महानगर पालिका की स्कूलों की अगर बात करें, उनकी स्थिति इतनी दयनीय है कि आज कोई भी माँ बाप वहां अपने बच्चों को पढ़ने भेजना नहीं चाहता। अगर वहां नहीं भेजना चाहता तो फिर कहाँ जाएगा? वो जाएगा प्राइवेट में, और अगर प्राइवेट में जा रहा है तो 10-10, 15-15 हजार रुपए महीने से फीस चालू होती है, जिनका स्तर आता है 2000 रुपए महीने तक का। तो इसका अर्थ यह है कि एक पीढ़ी पहले जिन माँ बाप को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं लगता था, आज वो एक पीढ़ी बाद उस माँ बाप को अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा लग रहा है। उसी तरीके से हम स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर बात करें, स्वास्थ्य व्यवस्था का पहले पैसा लोगों में एक विश्वास था कि ठीक है चलो सरकारी अस्पतालों के अंदर में हमारा काम हो जाएगा, हमें हमारे बच्चों को या हमारे माँ बाप को अच्छा इलाज मिल पाएगा। हमने कोविड के अंदर में इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण देखा कि कोविड के अंदर में हमको ये समझ में आया कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है, आज अगर कोविड आता है वापस से, तो क्या हमारे सरकारी दवाखाने इस लायक है कि हम उस पेस को वापस से हम वो कर पाए, झेल पाए? यूनाइटेड नेशंस कहता है कि 12% आपके टोटल बजट का पैसा लगना चाहिए आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था के पीछे। क्या हमारी सरकारें खर्चा कर रही है? केंद्र सरकार 3% कर रही है, महाराष्ट्र सरकार 3.25% कर रही है, नागपुर महानगर पालिका की स्थिति तो और दयनीय है। तो क्या कारण है इनके ऊपर में पैसा खर्चा नहीं किया जा रहा? एकमात्र कारण है कि धंतोली जैसे क्षेत्र के अंदर में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए बड़े पैमाने पर अस्पतालों की मंडी तैयार है, उन मंडियों का, उन अस्पतालों का मालिक कौन है? वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई राजनीतिक दल का सदस्य है, कोई ना कोई राजनीतिक दल का उच्च स्तर पर बैठा हुआ एमएलए है या सांसद है। तो विश्वास जो है जनता के साथ, जनता धीरे धीरे ये सारी चीजें देखते जा रही है, साल दर साल ये देश का लोकतंत्र आगे बढ़ते जा रहा है और वो अपना विश्वास खोते जा रहा है। इस कारण से आप देख पा रहे हैं कि लोगों ने मानसिकता बना ली है कि इस देश का कोई कुछ नहीं हो सकता। लोग क्या कर रहे हैं? लोग पलायन कर रहे हैं। मुंबई में जो व्यक्ति बैठा है, वो पूना में जो व्यक्ति बैठा है वो देश के बाहर जा रहा है। नागपुर में जो व्यक्ति बैठा है वो जा रहा है पूना मुंबई की तरफ में। आमगांव के अंदर में गोंदिया का जो व्यक्ति बैठा है वो आ रहा है नागपुर के तरफ में। इसका अर्थ यह है कि हर व्यक्ति, हर इस देश का जो जन सामान्य जो व्यक्ति है वो अपने से बेहतर चाहता है। ठीक है, वो बेहतरी को ढूंढते ढूंढते दूसरे तरफ में शिफ्ट हो रहा है। अब अगर हम सिर्फ इसकी नागपुर के हिसाब से अगर सिनारियो को देखा जाए तो नागपुर का हर तीसरा युवा व्यक्ति नागपुर को छोड़कर महाराष्ट्र, मुंबई, पूना की ओर शिफ्ट कर रहा है। भाई साहब, नागपुर के बड़े बड़े नेताओं, आप लोगों से अनुरोध है
आप नागपुर की जवानी खत्म कर रहे हो, आप नागपुर की जवानी खराब कर रहे हो, क्योंकि आपका जो एक्चुअल में जो वर्क फोर्स है वो शिफ्ट हो रहा है पूना मुंबई के तरफ में। तो हम क्या कर रहे हैं नागपुर के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, विदर्भ के लिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज हमारा मानना ये है, जब हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों में भयानक गुस्सा है, लोगों में बहुत गुस्सा है, पर लोग मजबूर है, क्या करेंगे कि सुबह उठना है तो सुबह उठते बराबर उनको ये टेंशन है कि मैं मेरे बीवी को पालूं कैसे, बच्चे को पालूं कैसे। उसके लिए वो सुबह से निकलता है, रात तक के आता है धक्का खाते हुए, फिर उसके बाद में वही उसकी डेली की रूटीन। एक आम आदमी इस शहर का, इस देश का, इस महाराष्ट्र का बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, पीड़ित में है। वो अपने हक की आवाज भी नहीं लड़ पा रहा, अपनी हक की आवाज के लिए आवाज भी नहीं उठा पा रहा। वो इसलिए नहीं उठा पा रहा, कहीं ना कहीं उसको ये लगता है कि अगर मैंने किसी भी नेता के अगेंस्ट में बोला, किसी भी पार्टी के अगेंस्ट में बोला, तो मेरे ऊपर में अलग अलग किसी भी प्रकार की कार्रवाई हो सकती है, मेरे को खुन्नस की नजर से देखकर मेरे से बदला लिया जा सकता है। ऐसे कई प्रश्न उसके दिमाग में घूमते रहते हैं। इस कारण से अगर हम बात किया जाए जो मुद्दे की बात, जिस मुद्दे को लेकर आज हम चल रहे हैं कि वोटर के मन में क्या है, वोटर के मन में तो इतना कुछ है कि वो बयान भी नहीं कर सकता। और हमारे साथ में अगर उसके बीच में अगर हम जाएं तो कई रातें बीत जाएंगी, कई दिन बीत जाएंगे, उसके मन से इतना कुछ निकलेगा। वो पहले तो हम जब उनके बीच में जाएंगे तो पहले वो खुलेगा नहीं, पर वो जैसे वो खुलना चालू हुआ तो वो इतना खुलेगा कि इन बातों को सुनकर हमारे यहाँ के राजनेता जो है जवाब नहीं दे सकते, और उनके कानों में इतनी क्षमता नहीं है कि वो इतनी घृणा करने लगे। किस उम्मीद से वोट किया था आपने, और वो उम्मीदें क्या थे? जिस उम्मीद से हमने वोट किया था, आज अगर हम 2014 की बात करें या 2019 की बात करें, बहुत सी उम्मीदें थी। चाहे शिक्षा व्यवस्था को लेकर हो, ठीक है, चाहे पीने के पानी की। आज मैं एज अ वोटर अगर मैं देखूं तो 15 साल पहले जो पानी मेरे लिए फ्री था, मुफ्त था, उसका तो आपने बाजारीकरण कर दिया जी। ठीक है, बाजारीकरण का छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले जब नागपुर के अंदर में पानी की बोतलें बिकना चालू हुई, पानी की बोतलें बिकने के साथ में आज मैं देखता हूँ कि पिछले 3 साल से 4 साल से जो एक गरीब आदमी ठंडे पानी का पाउच 2 रुपए में खरीद के पी लेता था, आज वो ठंडे पानी का पाउच कहाँ गया? उसको मजबूरन 10 रुपए खर्चा करना पड़ता है बोतल के, ठीक है। हमने मानसिकता खत्म कर दी कि जगह जगह जो प्याऊ की व्यवस्था सरकार के द्वारा या किसी कोई समाज सेवक संस्था के द्वारा लगाई जाती थी, वो मानसिकता खत्म हो गई। एक धार्मिकता की जो मानसिकता थी, वो भी धीरे धीरे हमारे समाज के अंदर में से निकलते जाएंगे। तो ये समाज को हम किस दिशा में देना चाहें, किस दिशा में आगे बढ़ाना चाहें? समाज जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, अगर इसे आज ठीक नहीं किया गया तो यकीनन मानिए आने वाला समय 2030 का बोलिए, 2035 का बोलिए, पूरी तरीके से बाजारीकरण का हो जाएगा। और ये बाजारीकरण में आगे बढ़ते हुए लोगों में दया भावना या लोगों में एक अपनेपन की भावना, ठीक है, ये खत्म हो जाएगी। एक बहुत अच्छी बात 2 दिन पहले एक व्यक्ति ने बोला भाषण के अंदर में, बातचीत के अंदर में, कि सन्नाटा छा गया बंटवारे के किस्से में जब माँ ने पूछ लिया बताओ मैं हूं किसके हिस्से में, ठीक है। आज घर के अंदर का वातावरण जो मैंने कहा कि खराब होते जा रहा है, लोग माँ बाप से बातचीत नहीं कर पा रहे, माँ बाप को दिल की बातचीत नहीं बोल पा रहे। जो माँ बाप ये सोच रहे कि हमारा बच्चा पढ़ने के लिए गया है, बाहर गया है, अरे जो बच्चा पढ़ने के लिए बाहर गया है क्या वो वापस आपके साथ में आएगा? जो बेटा रात में बैठकर आपके साथ में रोटी खाए, यकीन मानिए वही आपका असली बेटा है। जो व्यक्ति पूना मुंबई में जा रहा है और वहीं शिफ्ट हो जा रहा है, और वहां शिफ्ट हो जाने के बाद में आप यहाँ पे घमंड से ये बोल रहे हो कि हमारा बच्चा तो पूना मुंबई में बैठा है। अरे जब आप आखिरी सांस ले रहे हो और आखिरी सांस के समय जब वो आपको कंधा दे रहे समय पे नहीं पहुंच पा रहा है, तो ऐसी पढ़ाई का या ऐसी नौकरी का क्या फायदा? इससे अच्छा आप अपने घर में रहकर अपने बच्चों के साथ में आधी रोटी खाते और जीवन यापन कर लेते, वो ज्यादा ठीक रहता। 2024 में क्या वोटर बदलेगा? 2024 के अंदर में मानसिकता बदलेगी। मानसिकता इस तरीके से बदलेगी कि कई पार्टियां हिंदुस्तान के अंदर में बहुत अच्छी काम कर रही है, ठीक है। जैसे कि दिल्ली में काम हो रहा है, आम आदमी पार्टी की सरकार भी बहुत बेहतरीन काम कर रही है। आम आदमी पार्टी ने जो काम किया है उसको देखकर लोगों की मानसिकता इस कदर बदल रही है कि वोटर ने बोलना चालू किया, ये सोच उसमें उत्पन्न हुई है कि जीवन में उसने कभी नहीं सोचा था कि बिजली जैसी चीज भी मुफ्त हो सकती है, फ्री हो सकती है। तो लोगों ने बोलना चालू कर दिया है अलग अलग पार्टी के लोगों से, चाहे वो कोई भी पार्टी का रहे, चाहे बीजेपी का रहे या कांग्रेस है। जब वो दे सकता है, केजरीवाल जी कर सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? वो पानी फ्री दे सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं दे सकते?
वो दवाई फ्री दे सकते हैं, इलाज फ्री दे सकते हैं, साथ ही साथ में महिलाओं के लिए यात्रा फ्री दे सकते हैं, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री कर सकते हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर में कोई अगर सरकार है जो कि बुजुर्गों को फ्री में चारों धाम की यात्रा करा रही हो, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम से लेकर आपका द्वारका जी तक के, ये सारे जो हिंदुओं के तीर्थ स्थान है, साथ ही साथ में अजमेर शरीफ, ठीक है, उसके साथ में गुरुद्वारा अपना गोल्डन टेम्पल, ऐसे अनेकों, उसमें अभी इसको अयोध्या का मंदिर को भी शामिल किया गया उस लिस्ट के अंदर। जब ये बुजुर्गों को ये सारी तीर्थ यात्रा फ्री ऑफ कॉस्ट एक बेटा बन के अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, तो बाकी राजनीतिक दल को क्यों नहीं? आज वोटर ये सोच रहा है, जो हमारा जो मुद्दा है, आज नागपुर का ये वोटर ये सोचता है कि भाई कोई भी XYZ महिला है या बुजुर्ग है या कोई आदमी है जो दिन भर सुबह से जाता है कमाने के लिए और रात में थका हारा व्यक्ति आता है, वो उसकी मानसिकता में आ रहा है कि मैं अगर दिल्ली में रहता तो मेरे को बिजली का पानी बचता, बिजली का पैसा बचता, पानी का पैसा बचता, दवाई का पैसा बचता, इलाज का पैसा बचता, साथ ही साथ में महिला अगर है तो यात्रा का पैसा बचता, बुजुर्ग है तो तीर्थ यात्रा का पैसा बचता, डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो मेरे को धक्के खाने पड़ते हैं उसके लिए व्यक्ति घर पे आता वो और मेरे को डॉक्यूमेंट बना के देखता। ऐसी सारी सुविधाएं जो है, मैं अगर दिल्ली में रहता, मैं अगर दिल्ली का बाशिंदा रहता, वोटर रहता, कई लोग हमको बोलते हैं भाई हमारे को दिल्ली में शिफ्ट करवा दो, हमको वहां का वोटर ID कार्ड बना दो, हम वहां जाएंगे वोट डालने के लिए और दिल्ली के बाशिंदे कहलाएंगे और ये सारी सुविधा हम ले पाएंगे। तो जब वो दिल्ली में सारी सुविधा हो सकती है, तो नागपुर का वोटर ये सोच रहा है, ये कह रहा है कि नागपुर में ये सुविधा क्यों नहीं? आने वाले समय के अंदर में महाराष्ट्र के अंदर में जब भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी अमुक पार्टी का व्यक्ति जब वोट मांगने के लिए जाएगा तो नागपुर का वोटर ये जरूर पूछेगा, जब केजरीवाल दे सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? प्रभात अग्रवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वोटर की मन की बात बताई, आपके मन की बात बताई एज अ वोटर। उम्मीद है कि जिस कमिटमेंट के साथ आप अब तक लोगों की सेवा में जुड़े रहे हैं, कोविड के दौर में जो आपने काम किया, जो मेरे आंखों के सामने आपने काम किया, इसीलिए मैं प्रत्यक्ष रूप से जानता हूं कि आपने कितना अच्छा काम किया। उम्मीद है कि आप और आपकी पार्टी भी अच्छा काम करती रहेगी। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नागपुर का वोटर पूछ रहा है कि जब दिल्ली में इतनी सारी चीजें उपलब्ध की जा सकती हैं तो नागपुर में क्यों नहीं? अब महाराष्ट्र के चलते हुए समीकरणों को समझना जरूरी है और एक वोटर के मन में क्या है ये राजनेताओं को समझना जरूरी है। लेकिन अगर साठ गांठ और ये मेल मिलाप ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब आप वोटर के पास जाएंगे और कहेंगे कि आप हमें वोट दें और वोटर आपसे कहे ना ही ना ही ना ही। जिंदा रहें। जय हिंद।